हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आयर आर्मी यूट्यूब चैनल। एचपीएससी एमओ 2024 की फ्री लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को कवर करने जा रहे हैं जो कि है रिसर्च और मेथोडोलॉजी। ठीक है, तो रिसर्च और मेथोडोलॉजी से काफी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर साल चाहे एआईबीजीटी का टेस्ट हो या फिर एएमओ का टेस्ट हो तो उसमें पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन होते हैं काफी इजी होते हैं। अगर आपने एक बार भी स्टडी कर रखा है, आपको समझ है, कंसेप्ट हल्के से क्लियर है और आपकी कॉमन सेंस है आपके पास, तो ये क्वेश्चन इतने इजी होते हैं कि आपके पूरे सही होते हैं और बिल्कुल नंबर आपको दिलाते हैं और आपकी रैंक भी बनाते हैं, रैंक होल्डर होते हैं और आपका सिलेक्शन करवाते हैं। तो इन क्वेश्चनों के लिए मैं आज आप सभी के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जितने भी न्यू कैंडिडेट हमसे जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इस चैनल से जुड़ी क्लास की पीडीएफ नोट्स जो होते हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल आयुर आर्मी पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप सभी को मैं बता दूं कि आपका जो सिलेबस है वो तय सीमा पर फिनिश हो जाएगा। जैसे कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि आपको 20 से 25 दिन मिलेंगे सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, एक सेल्फ स्टडी के लिए, एक रिवीजन के लिए। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि हमारा सिलेबस काफ़ी सही रफ्तार से चल रहा है और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट वाइज और संहिता वाइज पॉइंट्स काफ़ी कवर कर लिए गए हैं। आपको बस क्या करना है, आपको अपने आप को इस टाइम मोटिवेट रखना है। ठीक है, क्योंकि क्या है ना कि इस टाइम जब हम काफी सारा पढ़ लेते हैं तो कॉन्फ्यूज हो जाते हैं और मन भी हमारा खराब सा हो जाता है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इस बात को आप बिल्कुल ही दिमाग से निकाल दीजिए कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये आपकी मेहनत और ईश्वर और आपकी किस्मत पर निर्भर करता है। ठीक है, और किस्मत को ही ईश्वर कहा जाता है। जब हम बात करते हैं कि हमारे हे भगवान हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो हम किस्मत को इनडायरेक्टली ईश्वर से कोरिलेट करते हैं। ठीक है, तो ईश्वर आपका साथ देगा अगर आपने मेहनत करी है। दूसरी बात यह है कि आपको जो है इस सफर में आनंद आना चाहिए। यानी कि सिलेक्शन होने के बाद आनंद आएगा वो अच्छी बात है, लेकिन उतना आनंद नहीं आएगा जो आप सफर को जिंदगी भर याद रखें कि हाँ मैं 10 घंटे पढ़ता था, अपनी स्टडी को काफी अच्छी तरह पढ़ा कि मैंने 2 महीने की स्टडी में और मैंने सिलेक्शन ले लिया। ठीक है, अगर आप बोझ करके पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं कोई भी करवा सकता है, इतनी मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, तो आपको बिल्कुल इजीली और एंजॉय करके स्टडी को पढ़ना है। ठीक है, और मेरा मकसद ये है कि मेरे फ्री वीडियो के माध्यम से मैं तो चाहता हूँ कि जितने भी वीडियो देख रहे हैं और सभी शिद्दत से जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, उन सभी का सिलेक्शन हो। ठीक है, और अगर एक भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाता है और उसकी कामयाबी में मेरा नाम जुड़ता है, आयुर आर्मी का नाम जुड़ता है, आयुर आर्मी फैमिली का नाम जुड़ता है, तो वो जिंदगी भर कैंडिडेट याद करेगा कि आयुर आर्मी की तरफ से मैंने पढ़ाई करी थी और मेरा सिलेक्शन हुआ। तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं होगी। ठीक है, तो इसी सेंटेंस के साथ, वाक्यों के साथ हम अगली जो क्लास है हमारी स्टार्ट करते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा रिसर्च के बारे में। तो ये जो WHO की डेफिनेशन है उसको आप जरूर पढ़ लीजिए कि रिसर्च इज ए क्वेस्ट फॉर नॉलेज थ्रू डिलिगेंट सर्च, इन्वेस्टिगेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एम्ड एट डिस्कवरी एंड इंटर रिलेशनशिप ऑफ न्यू नॉलेज। तो ये एक डेफिनेशन है WHO की, ये तो आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आपको इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं। ठीक है, वैसे क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें, इतनी गारंटी लेता हूँ, क्योंकि डेफिनेशन से कभी क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन हम रिसर्च पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने सोचा कि पीडीएफ में एटलीस्ट रिसर्च की डेफिनेशन तो रखनी चाहिए जो WHO की। बाकी भी डेफिनेशन है तो उसको आप पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। फिर देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटी ऑफ गुड रिसर्च क्या होती है। ठीक है, तो एक अच्छी रिसर्च के लिए क्वालिटी क्या होनी चाहिए? तो सिस्टमेटिक रिप्रोड्यूस, इसके लिए फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है SRCC EL और पा। तो इसको कैसे याद रखेंगे, डिकोड कैसे करेंगे? SRCC यानी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, जो दिल्ली के बच्चे होंगे या वो जानते होंगे, या दिल्ली में जो पले बड़े होंगे, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, काफी एस्टीम्ड कॉलेज है। तो उससे मैंने फॉर्मूला बनाया SRCC। और EL मतलब इमरजेंसी लीव, जब आप मेडिकल ऑफिसर बन जाएंगे तो EL एक इमरजेंसी लीव भी होती है। और पा जो है अमिताभ बच्चन की मूवी आई थी, आपको याद हो तो, पा। ठीक है, तो उससे याद रखेंगे SRCC EL और पा। तो फुल फॉर्म क्या हुई इसकी? तो सिस्टमेटिक, यानी जो रिसर्च आपकी सिस्टमेटिक होनी चाहिए, यानी जैसे सिस्टम से प्रोसीजर होता है, रिसर्च होती है, थीसिस बनाई जाती है, एक सिस्टमेटिक वे में आपकी रिसर्च होनी चाहिए। रिप्रोड्यूसिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, यानी कुछ समाज को एक नया नॉलेज दे रहे हो आप उस रिसर्च के माध्यम से, ठीक, कुछ अलग दे रहे हो, ठीक है, समाज को। कंट्रोल्ड प्रोसीजर होने चाहिए, एम्पेरिकल और ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, करेज होना चाहिए। ठीक है, जो आप रिसर्च करने जा रहे हो आपको करेज होना चाहिए, साहस होना चाहिए, हाँ मैं कर लूंगा और मेरी रिसर्च बिल्कुल ठीक है। लॉजिकल होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए। ठीक है, पेशेंस होना चाहिए, एनालिटिकल होना चाहिए, क्रिटिकल होना चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, ओरिजिनलिटी होनी चाहिए,
ठीक है, ओरिजिनल रिसर्च होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि किसी की टेप दी, चेपी और टेप दी और बस रिसर्च बना ली और अपना पीएचडी की डिग्री ले ली, तो उसका मतलब कुछ नहीं होता है। ना तो आपने समाज को कुछ दिया और ना ही उस रिसर्च का कोई फायदा है। रिपोर्टिंग होनी चाहिए, तो जो रिकॉर्ड होनी चाहिए, मतलब बाकायदा थीसिस होनी चाहिए, रिपोर्टेड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें हैं इसमें रिसर्च की क्वालिटी में। फिर देख लेते हैं इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च क्वेश्चन कैसे होने चाहिए। तो डिस्क्रिप्टिव टाइप, डिस्क्रिप्टिव यानी जिसमें पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ हो कि स्टार्ट कैसे करेंगे स्टडी को, हाउ, व्हाट, क्या करेंगे, ठीक है, कौन इसमें पार्टिसिपेंट होंगे, ऑब्जर्वेशनल होगी या क्रॉस सेक्शनल होगी या क्या होगी, ठीक है, ये सब डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। कंपेरेटिव स्टडी जिसमें हम कंपैरिजन करेंगे दो चीजों में, ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस, जिसमें कंपैरिजन करें, ठीक है, तो जैसे बॉयज और गर्ल्स में कंपैरिजन कर लें, ठीक है, या जैसे आयुर्वेद से ही बात करें तो अति निद्रा और अनिद्रा में कंपैरिजन कर लें, ठीक है। तो कंपैरिजन जो करें कंपैरेटिव टाइप। एसोसिएशन क्या होता है, एसोसिएशन करना यानी साथ मिलकर चलना, इंटरेक्शन रिलेशन के बारे में जानना, टू और मोर। जैसे भाई निद्रा और प्रकृति में रिलेशन क्या है आयुर्वेद के अनुसार, या प्रकृति और स्थौल्य में रिलेशन क्या है, ठीक है। तो इस टाइप की जो स्टडी होगी जिसमें रिलेशन देखते हैं, ठीक है, तो वो जो है एसोसिएशन टाइप जो होती है स्टडी होती है। आगे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च। प्राइमरी रिसर्च क्या होती है, जो एक्चुअली डज इट बाय सर्वे, ठीक है, जो सबसे पहली बार हो रही है रिसर्च, ठीक है, सर्वे के बाद हो रही है। तो थीसिस, ऑब्जर्वेशनल स्टडी, केस कंट्रोल, क्लिनिकल ट्रायल, ये होती है प्राइमरी रिसर्च, ठीक है। पब्लिश्ड किसके द्वारा होती है, जो एक्चुअली जिसने सर्वे किया है या थीसिस बनाई है उसके द्वारा, है ना। सेकेंडरी रिसर्च क्या होगी, सिस्टमेटिक रिव्यूज या मेटा एनालिसिस, इकोनॉमिक एनालिसिस, मेटा एनालिसिस। इकोनॉमिक जैसे अब जैसे जनगणना हो गई, ठीक है, तो ये सेकेंडरी रिसर्च हुई, ठीक है, पूरे देश में सेकेंडरी जो ये है जनगणना हुई, उसके आधार पे हमने पाया कि इतने जो हैं ईडब्ल्यूएस हैं, इतने पुअर हैं, ठीक है, इतने जो हैं मुस्लिम हैं, इतने जो हैं क्रिश्चियन, इतने हिंदू हैं। तो ये होगी सेकेंडरी रिसर्च। अगला देख लेते हैं। तो ये बेसिक रिसर्च के बारे में बता रहे हैं, ड्रिवन बाय प्योर क्वेस्ट ऑफ नॉलेज, डिस्कवरी ऑफ बेसिक ट्रूथ एंड प्रिंसिपल, नॉट बाउंड बाय टाइम, नेमर प्राइमरी इशू, ठीक है। तो रिसर्च ऑन प्रकृति, जीनोम, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। ये प्योर नॉलेज हम जिसकी तलाश कर रहे हैं रिसर्च में, बेसिक रिसर्च, ठीक है, तो बेसिक प्रिंसिपल पे जो कर रहे हैं, ठीक है, तो वो होगी बेसिक रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च क्या होगी, मोटिवेटेड बाय नीड, डील विद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, मे बी बेस्ड ऑन रिसर्च ऑफ बेसिक रिसर्च, टाइम बाउंड, तो यानी ये लिमिटेड टाइम में कवर करनी होती है, ठीक है। फाइंडिंग सॉल्यूशन फॉर इमीडिएट प्रॉब्लम, रिलेटिवली एक्सपेंसिव देन बेसिक, ठीक है। तो इमीडिएट प्रॉब्लम जो समाज में है उसके बारे में हम कोई रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो हो गई अप्लाइड रिसर्च हो गई, ठीक है। तो फिर होती है आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो क्वांटिटेटिव यानी जिसको हम मेजर कर सकते हैं ऐसी चीजें, ठीक है। तो फाइंडिंग बेसिस हम क्वांटिफाइड मेजर, ठीक है। एक्सप्लेन रिजल्ट इन रेट्स एंड मोर्टिलिटी, जैसे मोर्टिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं कि भाई प्रति 1000 बच्चों में इतने बच्चे की डेथ हुई है, या प्रति 1000 जो गर्भिणी होती है उसमें इतने गर्भिणियों की डेथ हुई। तो ये जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है, ठीक है, तो वो हो गया केस कंट्रोल स्टडी, कोहोर्ट स्टडी, क्लिनिकल ट्रायल। तो एग्जाम्पल आप याद रखना, पूछ सकते हैं क्वेश्चन। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है, फाइंडिंग इज बेस्ड ऑन स्टेटमेंट और डिस्क्रिप्शन, रीजन फॉर ह्यूमन बिहेवियर, एटीट्यूड, ओपिनियन, एट्रीब्यूट, एक्सप्लेन रिजल्ट इन परसेंटेज एंड डिग्री। तो इसमें क्या है, इसमें क्वालिटेटिव रिसर्च है। क्वालिटेटिव यानी क्वालिटी, जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि निद्रा जो होती है, नींद, तो स्लीप इंडेक्स होता है इसमें, पिट्सबर्ग स्लीप इंडेक्स। जब आप अगर एमडी करेंगे और निद्रा में अगर कर रहे हैं कोई काम, तो सबके इंडेक्स होते हैं। जैसे अग्नि का भी इंडेक्स है, अग्नि असेसमेंट स्केल है, अग्नि असेसमेंट प्रोफोर्मा है, ठीक है। तो उसमें क्या है, हम क्वालिटेटिव देख रहे हैं कि भाई इतने लोगों की मंदाग्नि, इतने लोगों की तीक्ष्ण अग्नि है, ये मेजर थोड़ी कर रहे हैं, ये क्वालिटी देख रहे हैं। वैसी निद्रा में देख रहे हैं, इनकी निद्रा जो है गुड स्लीप है, इनकी बैड स्लीप है, ठीक है। तो ये होगी क्वालिटी, क्वालिटेटिव रिसर्च। तो इसमें क्या हो गया, फोकस ग्रुप, ग्रुप डिस्कशन, केस स्टडी। तो इसको आप याद रखें। ऑब्जर्वेशनल, जिसमें ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं ओनली, ठीक है, आपको बस बिठा दिया है और रिसर्च में ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन लाइक जिनकी प्रकृति लाइक कफज है, उनकी निद्रा गुड अच्छी है, यानी गुड स्लीप है, ठीक है। तो आपको बस आप क्या कर रहे हैं, रिसर्च में ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, और ऑब्जर्वेशन के आधार पे अपना जो सॉल्यूशन दे देंगे और रिसर्च बता देंगे कि भाई हाँ ये सच बात है कि भाई जिनकी कफज प्रकृति है उनकी निद्रा अच्छी है, जिनकी वातज है उनकी अच्छी नहीं है, बैड स्लीप है। तो ये ऑब्जर्वेशनल रिसर्च होगी। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करें तो इन्वेस्टिगेट टू मॉडिफाई वेरिएबल, ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कुछ, ठीक है, वेरिएबल से मॉडिफाई, छेड़छाड़ कर रहे हैं, क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं,
तो वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो गई। ठीक है, जैसे वैक्सीन बनाई गई थी कोविड के लिए, तो वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च थी, एक्सपेरिमेंट के आधार पर। ठीक है, फिर देख लेते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टडी टाइप, केस रिपोर्ट, केस सीरीज, क्रॉस सेक्शनल। तो केस रिपोर्ट क्या होगी? सिंगल केस स्टडी हो गई। केस सीरीज क्या होगी? टू और मोर केसेस हो गए। ठीक है, सीरीज यानी सीरीज, बहुत सारे केसेस हो गए। क्रॉस सेक्शनल क्या होगी? डायग्नोस्टिक टेस्ट इज परफॉर्म्ड ओनली वंस टू फाइंड प्रेवलेंस रेट, स्नैपशॉट स्टडी, नॉट नॉट रेट्रोस्पेक्टिव। इसका मतलब क्या हुआ? क्रॉस सेक्शनल यानी एक ही जगह पे, एक ही टाइम पे, एक एक बार में ही स्टडी करना, कोई टेस्ट करना। ठीक है, जैसे कि निद्रा और अग्नि से ही बात करें, अग्नि से ही चलो बात कर लेते हैं। तो अग्नि आप जो है, आप असेस कर रहे हैं पेशेंट की। ठीक है, तो आपने एक बार बुलाया, एक जगह बुलाया, चाहे अपने घर पे चाहे अपने कॉलेज में, जहां भी रिसर्च कर रहे हैं, एक जगह बुलाया, एक एक ही बार में आपने उससे परफॉर्मा फिल करवाया। आपने कुछ क्वेश्चन पूछे। ठीक है, और क्रॉस सेक्शनल मतलब सारी चीजें एक ही दिन पे, और प्रेवलेंस रेट वगैरह जो भी है वो एक ही दिन पे सब कर लिया है। ठीक है, तो वो होगी क्रॉस सेक्शनल स्टडी, एक ही प्लेस पे एक ही टाइम पे। ठीक है, ओनली वंस, एक ही बार करना है, दोबारा आप उस पेशेंट को कभी नहीं बुलाएंगे जिंदगी में। यानी एक ही बार बुलाया, रिपीटेडली नहीं बुलाया कि अच्छा मैंने दवाई दी थी च्यवनप्राश, खा के बताओ 1 महीने के बाद क्या रिजल्ट आया, आप तुम्हारे बाल बढ़े, आंख आंख अच्छी हुई क्या नहीं। ठीक है, तो वो नहीं, क्रॉस सेक्शन यानी एक ही दिन बुलाया, एक ही टाइम टेस्ट किया और अपना भेज दिया वापस घर, फिर कभी उससे ताल्लुक नहीं रखा। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी हो गई। ठीक है, याद रखें। अगला है लॉन्गिट्यूडनल एंड डायग्नोस्टिक परफॉर्म्ड मोर देन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो लॉन्गिट्यूडनल क्या? लंबे समय तक जो चल रही है स्टडी। ठीक है, तो आप बार बार टेस्ट के लिए बुला रहे हैं कि भाई अपना सीबीसी करवा लो, आज करवा लो। ठीक है, फिर 1 महीने दवाई खाओ, इसके बाद सीबीसी करवाना, फिर देखते हैं तुम्हारा जो एचबी है वो बढ़ा है क्या नहीं मेरी दवाई से। ठीक है, लाइक कोई भी मंडूर वटक है उसका आप 1 महीने पहले करवाया एचबी, उसके बाद 1 महीने देने के बाद करवाया, तो मंडूर वटक से एचबी बढ़ा क्या नहीं। तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होगी, काफी लंबे समय तक जो चल रही है, बार बार पेशेंट को बुलाया जा रहा है। फिर है एनालिटिकल स्टडी टाइप। ठीक है, केस कंट्रोल, तो ये इंपॉर्टेंट है, केस कंट्रोल कोहोर्ट। इसमें कैसे क्वेश्चन आता है? जैसा लिखा है वैसे ही आता है। इफेक्ट टू कोज, केस कंट्रोल क्या होता है? इफेक्ट टू कोज। ठीक है, यानी पहले क्या डिजीज हो गई, उसके बाद में कोज जानने की कोशिश करी है। ठीक है, तो आउटकम एक्सपोजर, तो क्या करें? स्टडी स्टार्ट आफ्टर अकरेंस ऑफ डिसीज। जैसे कि मैं बता देता हूं, आप जैसे कोविड आया, ठीक है, कोविड के बारे में किसी को सब कुछ पता नहीं था। ठीक है, कोविड आ गया, उसके बाद इफेक्ट भी होने लगे, लोग मरने भी लगे, उसके बाद हमने स्टडी स्टार्ट करी, केस कंट्रोल स्टडी हुई वो। ठीक है, हम फिर बाद में कॉज की जानकारी लेने की, भाई क्या वायरस था, क्या उसका टाइप है, कितने सब टाइप हैं, क्या क्या वो कर सकता है वायरस। ठीक है, कितने हद तक हानि पहुंचा सकता है, क्या दवाइयां उसमें काम करेंगी। तो ये केस कंट्रोल हो गया। इफेक्ट टू कोज, तो ये वर्ड लिख के आ जाएगा और एमसीक्यू में होगा केस कंट्रोल, तो लगा देना आप, इंपॉर्टेंट है। और समझा मैंने दिया, ये आपको समझ आ गया। कोहोर्ट क्या होगा? कोज टू इफेक्ट, इसका मतलब स्टडी स्टार्ट बिफोर अकरेंस ऑफ डिसीज। ठीक है, यानी डिजीज जो है वो अभी हुई नहीं है, कॉज टू डिसीज, लेकिन पहले ही कारण पहचान गए हैं। जैसे कि कोई भी सीजनल बुखार है, उसके बारे में हम पहले ही जान गए हैं कि भाई इस टाइप का नया वायरस आया है, जैसे इबोला वायरस आया है मान लो। ठीक है, तो इबोला वायरस इजाद हो गया है, पता चला है हमें नया वायरस है, और इसके ये लक्षण होते हैं, और ये ट्रीटमेंट है, और ये रख रखाव है, ये आहार विहार इसमें लेना है। तो ये हो गया कोहोर्ट स्टडी। तो कोज टू इफेक्ट, कॉज जान गए, उसके बाद इफेक्ट हुआ है। ठीक है, समझ गए ना? तो यानी ये हुआ आउटकम टू एक्सपोजर, और ये हो रहा है एक्सपोजर टू आउटकम। तो ये भी वर्ड याद रखना, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, कॉज टू डिजीज। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल और एनालिटिकल ये मैंने बता ही दिया है। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है, आप देखिए। कोहोर्ट स्टडी के और सिनोनियम भी हैं, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। फॉरवर्ड लुकिंग स्टडी, प्रोस्पेक्टिव स्टडी, कॉज टू इफेक्ट, एक्सपोजर टू आउटकम, रिस्क फैक्टर, इंसिडेंस स्टडी, केस कंट्रोल के ये नाम हो सकते हैं। ठीक है, बैकवर्ड लुकिंग स्टडी, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी। केस कंट्रोल क्या हुआ? रेट्रोस्पेक्टिव, बाद की बात कर रहे हैं, पहले तो डिजीज हो चुकी है, रेट्रो यानी पीछे का। और प्रोस्पेक्टिव क्या होता है? आगे का, यानी अभी डिजीज नहीं हुई है, लेकिन पॉजिटिव एजेंट को हम जान गए हैं, तो आगे की डिजीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट केस रेफरेंस स्टडी, ये नाम याद रखना आप। फिर डिसएडवांटेज है, एडवांटेज है, इसको पढ़ लेना, क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से नहीं आता है। रिसर्च प्रोसेस कैसे होता है? तो देखिए, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक लेते हैं सबसे पहले, जब आप एमडी में जाएंगे तो एमडी में भी यही होता है, पहले आप टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं, फिर लिटरेचर का रिव्यू करते हैं कि वो टॉपिक कहाँ कहाँ बताया गया है। जितने भी लिटरेचर है, महाभारत से लेके रावण संहिता से लेके विष्णु संहिता से लेके विष्णु पुराण से लेके भेषज रत्नावली चरक सुश्रुत, जहां भी है सारा लिटरेचर आप खंगाल लेते हैं।
ठीक है। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, फिर हाइपोथेसिस बनाते हैं कि आई वांट दिस टाइप ऑफ बेनिफिट फ्रॉम दिस स्टडी। ठीक है, तो हाइपोथेसिस लाइक बनाते हैं आप। लाइक जैसे बना लिए टू स्टैब्लिश को रिलेशन बिटवीन निद्रा और अग्निबल। ठीक है, तो आपने एक हाइपोथेसिस बना लिया। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, मटेरियल एंड मेथड बनाते हैं। ठीक है, मटेरियल मेथड क्या चाहिए, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव चाहिए, ऑब्जर्वेशन रिजल्ट कैसे आएगा, क्या क्या हम डालेंगे, फिर कम्युनिकेशन ऑफ रिसर्च। कम्युनिकेशन ये लाइक आप किस आर्टिकल इसका पब्लिश करेंगे, कहाँ कहाँ आप बताएंगे। ठीक है, आप साइंटिफिक कम्युनिटी में इसके लिए लेक्चर देंगे या अपनी स्टडी को प्रेजेंट करेंगे, तो ये होगा कम्युनिकेशन ऑफ रिसर्च। तो ये होगा रिसर्च का प्रोसेस, याद होना चाहिए। फिर इंपॉर्टेंट है टॉपिक का सिलेक्शन में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फाइनर क्राइटेरिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, टॉपिक को सिलेक्ट करने के लिए फाइनर क्राइटेरिया है गिवन बाय हसी। तो साइंटिस्ट का नाम है हसी, इसमें लिखा नहीं है, लिख लें आप। फाइनर में एफ से होता है फिजिबिलिटी। ठीक है, तो टॉपिक जो है ऐसा हो जो फिजिबल हो, ठीक है, जो आसानी से आप कर पाए। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट होना चाहिए, नहीं तो आप बीच में स्टडी छोड़ देंगे, छोड़ेंगे, सोचेंगे कि छोड़ो यार, एमडी एमडी छोड़ो, मैं जा रहा हूँ, मुझसे ना हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। एन, नोवेलिटी होनी चाहिए, कुछ नया होना चाहिए। ये नहीं कि एनआईए में या किसी बीएचयू में कोई भी और कॉलेज में किसी ने स्टडी करी थी और आपने बुक उठाई, टेप दिया और किसी को पता नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है, नोवेलिटी होनी चाहिए, कुछ नया आप समाज को दे रहे हो, रिसर्च कर रहे हो ना, आप पे पैसा भी खर्च हो रहा है, सरकार का पैसा खर्च हो रहा है। ई यानी एथिकल होना चाहिए, तो एथिकली सही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइक मुस्लिम समाज को कुछ दिक्कत हो जाए या हिंदू समाज को कोई दिक्कत हो जाए, क्रिश्चियन समाज को कोई दिक्कत हो जाए। ठीक है, तो एथिकल बिल्कुल सही होना चाहिए, या किसी की एथिक्स यानी किसी की भावनाओं पे ठेस ना पहुंचे, ऐसी स्टडी ना होनी चाहिए। ठीक है, एथिकल लाइक आप चूहे पे ज्यादा जानवरों पे ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं अपनी स्टडी का, तो ऐसा एथिकल ना होना चाहिए। ठीक है। आर, रिलीवेंस होनी चाहिए, रिलीवेंस होनी चाहिए स्टडी। एस, सोशली यूजफुल, तो यूजफुल होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। बाकी इंपॉर्टेंट है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो सोर्स ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर कैसे करेंगे, प्राइमरी सोर्स होते हैं, थीसिस किसी की पढ़ी है, डिसर्शन पढ़ी है। ठीक है, जर्नल हो गए, रिपोर्ट हो गए, आर्टिकल हो गए, केस स्टडी हो गए, गाइड हो गई। ठीक है, सेकेंडरी रिसोर्स क्या हो गए, रिव्यू आर्टिकल, सिस्टमेटिक मेटा एनालिसिस। टर्शियरी क्या हो गए, टेक्स्ट बुक, हिंदी हैंड बुक। ठीक है, न्यूज़पेपर हो गए टर्शियरी रिसोर्स। तो रिसोर्स भी याद रखना किसमें कौन सा बताया गया है, तो क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, इजी होता है लेकिन फिर भी गलत हो जाता है। सर्च इंजन होते हैं, पबमेड जैसे आपने सुना होगा, पबमेड इज ए सर्च इंजन, इज ए फ्री रिसोर्स दैट इज डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड बाय एनसीबीआई। ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। तो पबमेड का एनसीबीआई से कोरिलेशन है, ये याद रखें, क्वेश्चन आ सकता है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो 25 मिलियन से ज्यादा साइटेशन और जनरल है इसमें पबमेड में, तो यहां से भी आप यूज कर सकते हैं। फिर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए। स्मार्ट में फुल फॉर्म क्या है, एस से स्पेसिफिक, एम से मेजरेबल, ए से अटेनेबल, आर से रिलायबल, टी से टाइम बाउंड, सही टाइम पे खत्म हो जाए, स्मार्ट स्टडी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रिलायबल। फिर आपको याद रखना है डिजर्ट थीसिस। ठीक है, डिजर्टेशन जो होती है वो उसको बनाने का तरीका क्या है, जैसे एमडी में बुक बनाई जाती है ना, पीएचडी में, तो एक बुक में हम अपनी थीसिस को कंपाइल करते हैं, तो उसका एक स्टाइल होता है, इमराड, इसको इमराड कहते हैं, उसको IMRAD, इमराड। ठीक है, आई से हो गया इंट्रोडक्शन, कि हमने स्टार्ट क्यों किया, इंट्रोडक्शन बताएंगे कि भाई ये हमने टॉपिक क्यों लिया, क्या फायदा दे सकते हैं समाज को। ठीक है, मैं क्या करना चाहता हूँ, इंट्रोडक्शन हो गया। एम से हो गया मटेरियल मेथड, कैसे कैसे करूंगा, मैंने कौन सा स्केल लिया, कौन सा असेसमेंट परफॉर्मा यूज करूंगा, या फिर ठीक है क्लिनिकल ट्रायल करूंगा क्या नहीं करूंगा। आर से हो गया रिजल्ट और ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो कहाँ से रिजल्ट, रिजल्ट जो आपका आया ऑब्जर्वेशन, उसको स्टैटिस्टिकल मेथड से फिर कंपाइल करना। ठीक है, डिस्कशन करना कि भाई ये मैंने पाया है अपनी स्टडी में और आगे फ्यूचर की ये संभावनाएं हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। फिर ये याद रखें, फॉर्म क्वेश्चन पूछ लेते हैं, CCRS के रिसर्च प्रोडक्ट। तो आयुष 64 मलेरिया के लिए था, आयुष 56 एपिलेप्सी के लिए था, आयुष 82 डायबिटीज मेलाइटस के लिए, 777 ऑयल सोरियासिस के लिए, आयुष्मान 8 मेंटल रिटार्डेशन के लिए था। तो ये इंपॉर्टेंट जो है रिसर्च हुई है और जो प्रोडक्ट भी इससे मिलते हैं, मतलब प्रोडक्ट इनकी टैबलेट्स आती हैं मार्केट में, तो इसको याद रखें। फिर क्या है धारा, धारा की फुल फॉर्म याद रखना, डिजिटल हेल्पलाइन फॉर आयुर्वेदा रिसर्च आर्टिकल। ठीक है, तो ये क्या है, ऑनलाइन इंडेक्सिंग सर्विस है फॉर रिसर्च आर्टिकल पब्लिश्ड इन फील्ड ऑफ आयुर्वेदा। तो आयुर्वेदा के लिए स्पेसिफिक है ये धारा पोर्टल, तो ये पोर्टल है एक तरह का। ठीक है, तो इसमें जो याद करने का है, एक फुल फॉर्म याद रखना, और फंडेड बाय क्या है, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च एंड CCRAS और डिपार्टमेंट ऑफ आयुष। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली, तो उस टाइम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, अब मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर है, याद रखना।
आयुष पोर्टल की बात करें तो क्या है, कंटेंट रिसर्च डाटा जो होते हैं आयुर्वेद, योगा, आयुष से रिलेटेड जितने भी हैं, ठीक है। तो सर्चिंग के लिए और अपलोडिंग के लिए होता है ये आयुष पोर्टल। तो आयुष पोर्टल किसके द्वारा मैनेज हो रही है, याद रखें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज, हैदराबाद, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट अगला कंसेप्ट है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, तो जीएमपी। तो जीएमपी क्या होता है, जीएमपी इज ए सिस्टम फॉर एंश्योरिंग दैट प्रोडक्ट्स आर कॉन्स्टिटेंटली प्रोड्यूस्ड एंड कंट्रोल्ड अकॉर्डिंग टू क्वालिटी स्टैंडर्ड, ठीक है। तो इट इज डेजिग्नेटेड टू मिनिमाइज द रिस्क इन्वॉल्व इन एनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन दैट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड थ्रू टेस्टिंग द फाइनल प्रोडक्ट। तो क्या है जीएमपी, जीएमपी प्रैक्टिस होती है, ठीक है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। तो इसमें क्या होता है कि जो दवाइयां बना रही हैं फैक्ट्रियां, ठीक है, जो भी कंपनी दवाइयां बना रही हैं, आयुर्वेद की दवाइयां, ठीक है, तो उनके लिए एक मानदंड स्थापित करना, ठीक है, एक मानक स्थापित करना कि भाई आपकी क्वालिटी दवाइयों की इस रेंज तक होनी चाहिए, ठीक है। रिसर्च और R&D जो आपका है दवाइयों का, वो क्या है, उसकी ऑथेंटिकेशन करना, ठीक है। तो ये जो है जीएमपी के द्वारा होता है, क्योंकि क्या है, फाइनल प्रोडक्ट जैसे मार्केट में पहुंच गया, मान लो जैसे चंद्रप्रभा वटी है, वो आपकी फाइनल प्रोडक्ट है, वो पहुंच गई है मार्केट में, आपकी कंपनी के, फॉर एग्जाम्पल आयु आयुर आर्मी कंपनी की है चंद्र प्रभावती, ठीक है। तो अगर वो मार्केट में पहुंच गई है, तो एक एक प्रोडक्ट को तो देखेंगे नहीं कि भाई इसमें देखते हैं टेस्ट करके कितना है, कहाँ कहाँ पहुंचेगा इंसान, ठीक है, वो तो पूरे मार्केट में है। तो हम उस कंपनी पे ही सीधे बात करें, जीएमपी उसको सर्टिफाई कर दें कि हाँ हमने चेक कर लिया और दवाइयाँ इस टाइप की वो बना रहे हैं, ठीक है, मतलब क्वालिटी उनकी मेंटेन्ड है। अगर नहीं मेंटेन्ड है तो वो कंपनी पे फिर अपना आगे का प्रोसेस होगा, बंद होगी जो भी होगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले वो ये देख लेते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो जीएमपी आप याद रखें। अगला है इंट्रोडक्शन टू क्लिनिकल रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो क्लिनिकल रिसर्च ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो क्लिनिकल रिसर्च क्या होती है, ब्रांच ऑफ डेटरमाइंस सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस, कोई मेडिसिन है, डिवाइस है, डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट है, ट्रीटमेंट कोई इंपॉर्टेंट है जो ह्यूमन में यूज हो रहा है, तो उसकी जो है सेफ्टी और इफेक्टिविटी, इनको डील करने के लिए क्लिनिकल रिसर्च होती है, इनको टेस्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे क्लिनिकल ट्रायल होते हैं, इफेक्टिवनेस क्या है, मेडिसिन सही सेफ है क्या नहीं, उसका कितना यूज है, ठीक है, उसकी, ठीक है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स उसकी जानने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल स्टडी इसमें थोड़ा देख लेते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव में ऑब्जर्वेशनल, केस स्टडी और सर्वे, तो ये याद रखना, आप पढ़ लेना। एनालिटिकल स्टडी होती है, एग्जाम्पल याद रखना एनालिटिकल में। बाकी लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी जो बताया मैंने, काफी पीरियड ऑफ टाइम तक चलती है जो, ठीक है। और क्रॉस सेक्शनल स्टडी, तो ये पीडीएफ में आप पढ़ लेना, मैं बता चुका हूँ। प्रेवलेंस और इंसिडेंस, जैसे प्रेवलेंस लिखा है ना, तो ये दो में एक क्वेश्चन आ जाता है, और आपको कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, प्रेवलेंस और इंसिडेंस में क्या फर्क है, ठीक है। तो प्रेवलेंस जो होता है कि उस जगह में उस डिजीज का प्रेवलेंस क्या है, ठीक है। लाइक जैसे कि बिहार साइड चले जाओ, लाइक ईस्ट यूपी में चले जाओ, तो वहां पे फाइलेरिया के केसेस, ठीक है, फाइलेरिया जो है ना, एलिफेंटियासिस, उसके केसेस ज्यादा हैं, क्योंकि वो नदी किनारे जो बसा हुआ है, गंगा किनारे, ठीक है। तो वहां जो है प्रेवलेंस ज्यादा है, ठीक है, इसका फाइलेरिया का, क्योंकि क्यूलेक्स मॉस्किटो के कारण होता है। तो फाइलेरिया का केसेस जान, तो उसका प्रेवलेंस जो है वो इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, प्रेवलेंस कहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। इंसिडेंस क्या हो गया कि उसका केस सबसे पहले कहाँ आया, इंसिडेंस, ठीक है, और कितना इंसिडेंस हो रहा है, ठीक है, न्यू केसेस। प्रेवलेंस क्या हो गया, पहले से प्रेजेंट बीमारी, पी से प्रेवलेंस, पी से पहले से प्रेजेंट बीमारी, ठीक है। और इंसिडेंस होगा कोई न्यू बीमारी ईजाद हुई, जैसे कोविड है, तो सबसे पहले कोविड का इंसिडेंस कहाँ आया, ठीक है, और कितना इंसिडेंस है, यानी प्रति 1,000 लोगों में कितना इंसिडेंस आ रहा है, तो वो हो गया इंसिडेंस। तो ये याद रखना आप। बाकी देख लेते हैं, एक मिनट। एक मिनट, पता नहीं इसमें क्या वायरस तक घुस गया, उसमें भी वायरस घुस जाता है, इसका भी प्रेवलेंस ज्यादा हो गया। तो कहाँ पे थे हम, ठीक है, तो यहाँ पे देख क्रॉस सेक्शनल स्टडी। आगे देख लेते हैं, प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी क्या होती है। प्रोस्पेक्टिव स्टडी होती है व्हेन द स्टडी इज कैरिड आउट टू ऑब्जर्व द फ्यूचर आउटकम, ठीक है, देन इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टिव स्टडी, ठीक है। तो इसमें आप याद रखें, जैसे कि क्या कहते हैं,
ये वाला एग्जांपल देखिए, सब्जेक्ट आर स्टडीड ओवर पीरियड ऑफ टाइम यूजुअली फॉर ईयर टू फाइंड एसोसिएशन बिटवीन रिस्क फैक्टर एंड डिजीज आउटकम, रिलेशन बिटवीन बीएमआई और हार्ट डिजीज। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टिव यानी फ्यूचर का हम जब देख रहे हैं उस स्टडी के माध्यम से, लाइक बीएमआई को हम नाप रहे हैं और सोच रहे हैं फ्यूचर का कि इन जिसका बीएमआई ज्यादा है उसमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का रिस्क ज्यादा है, प्रोस्पेक्टिव यानी आगे का हम सोच रहे हैं। और रेट्रोस्पेक्टिव क्या हुआ, पीछे का जब सोचना, ठीक है, पीछे का, पास्ट का। ठीक है, व्हेन आउटकम इज ऑलरेडी अकर्ड एंड द कॉजेटिव फैक्टर आर डिटरमाइंड थ्रू द स्टडी, तो उसको कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी। ठीक है, जैसे कि कोई डिजीज हो गई है, जैसे कोविड आ गया है, फिर हम पीछे की बात कर रहे हैं पास्ट की कि भाई कौन सा वायरस था जिसने इतनी जो हाहाकारी मचा दी है। ठीक है, तो उस वायरस के बारे में सर्च कर रहे हैं, ठीक, वो रेट्रोस्पेक्टिव हो गया। तो यहां से आप याद रखना। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ओपन और ब्लाइंड आरसीटी। आरसीटी यानी रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल। ठीक है, तो ये कोई भी अगर हम मेडिसिन बनाते हैं, कोई भी हम डिवाइस बनाते हैं जो ह्यूमंस पे यूज हो रहा है, तो उसमें रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल करना होता है। ठीक है, रैंडमाइज यानी अचानक से, मतलब जो लोगों को पता नहीं है हम उस पर क्या मतलब रिसर्च करने जा रहे हैं, रैंडमाइज रैंडमाइज लोगों को लिया है। ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल करते हैं। तो वो हो गया, जैसे कि कोविड जब आया था तो कोविड की वैक्सीन बनाने के लिए रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल हुआ था, आरसीटी। ठीक है, तो उसके बाद हम कई सारे फेजेस होते हैं, उसके बाद गुजरने के बाद एक दवा मार्केट में आ पाती है, तो उसको देखेंगे क्या फेजेस होते हैं। तो ओपन आरसीटी होता है, ब्लाइंड आरसीटी होता है। ठीक है, ओपन आरसीटी क्या हो गया, जिसमें की है इन विच एवरीबॉडी इन्वॉल्व इन द ट्रायल नोज हुज इंटरवेंशन इज गिवन टू ईच पार्टिसिपेंट, यानी पार्टिसिपेंट को और जो ट्रायल दे रहा है सबको पता है कि भाई इस पे ट्रायल चल रहा है और ये लक्षण आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रेंडमाइज। ब्लाइंड क्या हो गया, जिसमें ना कि पार्टिसिपेंट को पता है, ना इन्वेस्टिगेटर को पता है, यानी रिसर्चर को पता है कि क्या होगा। ठीक है, तो वो हो गया ब्लाइंड। तो इसमें देख लेते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। सिंगल ब्लाइंड, डबल ब्लाइंड, ट्रिपल ब्लाइंड, तीन ब्लाइंड होते हैं। सिंगल ब्लाइंड क्या हो गया आपका, जिसमें इन्वेस्टिगेटर को पता है सब्जेक्ट के बारे में कि जो वो क्या रिसीव, मतलब ट्रायल में क्या ले रहा है। ठीक है, बट सब्जेक्ट को हिमसेल्फ डज नॉट नो विच ग्रुप ही बिलोंग्स। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट को नहीं पता है कि क्या मेरे पे ट्रायल चल रहा है, लेकिन उसको बस दवाइयां खिलाई जा रही हैं। तो वो हो गया जो हो गया सिंगल ब्लाइंड, यानी एक इन्वेस्टिगेटर, रिसर्चर को पता है। डबल ब्लाइंड क्या हो गया, जिसमें इन्वेस्टिगेटर यानी रिसर्चर और सब्जेक्ट दोनों को ही नहीं पता है कि हम हमारा क्या रिजल्ट आने वाला है और क्या हम दे रहे हैं। ठीक है, गाइड और मॉनिटरिंग कमेटी जानता है कि क्या उसमें रिजल्ट आ सकता है, तो ये याद रखें, डबल ब्लाइंड। ट्रिपल ब्लाइंड क्या हो गया, थ्री सब्जेक्ट, ऑल द थ्री सब्जेक्ट, इन्वेस्टिगेटर, मॉनिटरिंग कमेटी, किसी को ही नहीं पता है कि क्या उसमें मतलब ट्रायल हम दे रहे हैं। दिस वर्क इज हैंडल एट नेशनल लेवल। अगर नेशनल लेवल पे कोई काम चल रहा है, जैसे पल्स पोलियो, लाइक पोलियो की दवा बन रही है या कोविड की दवा बन रही थी, तो उस टाइम जो है इन्वेस्टिगेटर, सब्जेक्ट और मॉनिटरिंग कमेटी, सब किसी को भी नहीं पता था कि क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो ये ट्रिपल ब्लाइंड स्टडी हो गई, तो याद रखें। अब देखिए फेजेस क्या होते हैं क्लिनिकल ट्रायल के। ठीक है, तो फेजेस देखिए, प्री क्लिनिकल, फेज 0, फेज 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो प्री क्लिनिकल क्या हुआ, कोई भी मतलब स्टडी करने से पहले का फेज। ठीक है, प्री क्लिनिकल में हो गया इन विट्रो टेस्ट ट्यूब, सेल कल्चर या एनिमल में एक्सपेरिमेंट करते हैं टू ऑब्टेन प्रिलिमिनरी एफिकेसी, टॉक्सिसिटी, फार्माकोकाइनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी कोई चूहे वगैरह में जैसे करते हैं, या इन विट्रो टेस्ट ट्यूब वगैरह में हमने टेस्ट कर लिया कि भाई ये दवाई है, इससे क्या क्या हो रहा है देख लेते हैं, प्री क्लिनिकल। फिर फेज 0 होता है, जिसमें क्या होता है 10 से 15 स्मॉल सब्जेक्ट लिए जाते हैं। ठीक है, तो 10 से 15 लोग लिए जाते हैं, तो ये नंबर याद रखें, 10 से 15 होते हैं। ठीक है, जिसमें हम डाटा को फिर आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें क्या क्या इसका प्राप्त हुआ जब उसमें दवाई दी जाती है। फार्माकोकाइनेटिक, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, तो फार्माकोकाइनेटिक के बारे में पता चलता है। अगला क्या है, फेज 1। फेज 1 में क्या होता है, 20 से 100 हेल्दी वॉलेंटियर लिए जाते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, जिसमें फार्मेको विजिलेंस, फार्मेकोकाइनेटिक, टॉलरेबिलिटी, फार्मेकोडायनेमिक, इस बारे में पता लगाया जाता है कि ड्रग की ये क्या क्या चीजें हैं, फार्मेकोकाइनेटिक, टॉलरेबिलिटी वगैरह। ठीक है, तो 20 से 100 लोगों में। ठीक है, तो इसमें 24 घंटे जो है मेडिकल अटेंशन, जिन सब्जेक्ट को लिया जाता है उनका 24 घंटे मेडिकल अटेंशन में रखा जाता है। फेज 2 होता है थेरापेटिक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 100 से 300 लोग लिए जाते हैं, तो याद रखें 100 से 300। इसमें क्या करते हैं, इफेक्टिवनेस और फर्दर इवेल्युएट इट्स सेफ्टी, तो इफेक्टिवनेस जानने के लिए और फर्दर सेफ्टी जानने के लिए हम करते हैं। फेज 2 इंपॉर्टेंट है। अगला है फेज 3। तो फेज 3 में क्या होता है, 300 से 3,000 लोग लिए जाते हैं। ठीक है, लार्जर ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, पीपल।
डिफरेंट प्लेसेस के लिए जाते हैं, मल्टी सेंट्रिक, तो याद रखें डिफरेंट प्लेसेस के, दिल्ली का ले लिया, हरियाणा का ले लिया, क्योंकि ऐसा भी ना हो कि कहीं हमारी दवाइयां दिल्ली के लोगों को ही सूट कर रही हो, हरियाणा में नहीं। ठीक है, तो ये जानने के लिए कंफर्म इट्स इफेक्टिवनेस एंड मॉनिटर साइड इफेक्ट, तो ये भी याद रखें इसका यूज क्या है फेज 3 का, इफेक्टिवनेस और मॉनिटर साइड इफेक्ट। प्री मार्केटिंग फेज इसी को कहते हैं, ये क्वेश्चन कई बार आया, याद रखें, डबल स्टार लगा लें। प्री मार्केटिंग फेज इज फेज 3 ट्रायल। अगला है आपका फेज 4, पोस्ट मार्केटिंग ट्रायल। तो पोस्ट मार्केटिंग फेज फेज 4 को कहते हैं, याद रखें। पोस्ट मार्केटिंग यानी अब मार्केट में आ गई है दवाई, हमने निकाल दी है, ठीक है, फिर भी कुछ ना कुछ चीजें आ जाती हैं टू डिटेक्ट एनी रेयर लॉन्ग टर्म एडवर्स इफेक्ट। जैसे कि भाई कई सारी दवाइयां आ जाती हैं, जैसे पहले पैरासीटामोल ही चल रही है, बाद में पता चला भाई लीवर के लिए डेंजरस है ये। ठीक है, अब ये भी पता चल रहा है, अभी हाल हाल की स्टडी है जिसमें पता चला है कि ये जो है न्यूरॉन्स, जो ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं, इनको भी डैमेज पहुंचा रही है, सोचने की क्षमता को भी कम कर रही है, तो पैरासीटामोल सबसे ज्यादा हानिकारक है, ऐसा बोला गया है। ठीक है, तो ये क्या है, मार्केट में तो कब से चल रही है, उसके बाद हमें ट्रायल में पता चला, तो ये पोस्ट मार्केटिंग फेज 4 ट्रायल है। ठीक है, ड्यूरेशन और कॉस्ट की बात करें तो प्री क्लिनिकल फेज से फेज 4 तक जाने में लगभग 12 से 18 साल, बट नॉट ऑलवेज। ठीक है, लिखा भी है, जैसे हमने कोविड की वैक्सीन बड़ी जल्दी बनाई थी, तो ये बता रहे हैं इसमें, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखें। टाइप्स ऑफ डाटा की बात रखें तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव जैसे मैंने बताया, क्वालिटी के बारे में जिसमें बात होती है, ठीक है, तो काला गोरा लंबा छोटा, ठीक है, ये जो क्वालिटी है, ठीक है, वो याद रखें। नॉमिनल डाटा हो गया, ऑर्डिनल डाटा। नॉमिनल डाटा क्या हो गया, जिसमें क्या सिंपल कैटेगराइजेशन हो, ठीक है, ब्लड ग्रुप मैरिटल स्टेटस। ऑर्डिनल जिसमें ऑर्डर्स हो, ठीक है, जैसे पेन के ऑर्डर होते हैं, माइल्ड मॉडरेट सीवियर, ठीक है, मेंटल स्टेटस कैसा है, ठीक है, तो ये जिसमें ऑर्डर लगाया गया हो, ठीक है, माइल्ड मॉडरेट सीवियर में ऑर्डर हो, तो वो हो गया ऑर्डर। क्वांटिटेटिव जिसमें मेजर कर सकते हैं जिसको, ठीक है, तो पल्स रेट हो गया, WBC हो गया, CBC हो गया, HB हो गया, मेजर कर सकते हैं ना, तो वो हो गए आपके। फिर इंपॉर्टेंट यहां से याद रख रहे हैं डाटा, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, क्वालिटेटिव और डिस्क्रीट। प्राइमरी डाटा, ठीक है, तो प्राइमरी डाटा कौन सा देख लेना आप, सेकेंडरी डाटा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मैं पढ़ा चुका हूँ कई बार, ठीक है। ठीक है, क्वालिटेटिव हो गया, पेन जैसे है माइल्ड मॉडरेट सीवियर, और ऑर्डर स्केल होता है इसमें, ठीक है, तो ये याद रखें। ये याद रखें, द स्टैटिस्टिकल मेथड कॉमनली एम्प्लॉयड इन एनालिसिस ऑफ क्वालिटेटिव डाटा आर स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन एंड काई स्क्वायर टेस्ट। तो काई स्क्वायर टेस्ट क्वालिटेटिव डाटा के लिए ऑलवेज होता है। क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव डाटा में याद रखें, इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूमेरिकल डाटा, कंटिन्यूस डाटा भी होता है, ठीक है, तो याद रखें। बाकी पढ़ लेना आप डाटा के बारे में। तो नॉमिनल ऑर्डिनल यहाँ से याद हो सकता है, आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। नॉमिनल क्या होगा, पेन प्रेजेंट वगैरह, अब्सेंट। ऑर्डर हो गया, पेन के बारे में और एक्सप्लेन किया होगा, माइल्ड मॉडरेट सीवियर ऑर्डर में, ठीक है। डिस्क्रीट हो गया, पल्स रेट, RBC। कंटिन्यूस हो गया, हाइट, वेट, टेम्परेचर, ठीक है, तो ये। अच्छा, इन डाटा को प्रेजेंट कैसे करेंगे, तो मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन, तो ये इंपॉर्टेंट है। टेबुलेशन या ड्राइंग से करेंगे। टेबुलेशन में भी क्वालिटेटिव किससे करेंगे, क्वांटिटेटिव किससे करेंगे। ड्राइंग में भी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटेटिव किससे करेंगे, सिंपल टेबल या कॉम्प्लेक्स टेबल। क्वांटिटेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से। अगर ड्राइंग की बात करें तो ड्राइंग में क्वालिटेटिव, जो क्वालिटी जिसमें देखें तो बार डायग्राम, ठीक है, पाई सेक्टर, पिक्टोग्राम, ठीक है, तो पिक्टोग्राम क्या होता है, पिक्टोग्राम होता है पिक्टोरियल, ठीक है, तो पिक्चर से ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बार बार ग्राफ क्या हो गया, बार तो आपको पता होगा ना, मैथ्स में पढ़ा होगा बार डायग्राम। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम जब मैच हो रहा होता है तो उसमें दिखाते हैं ना कि 1 से 5 ओवर में इंडियन टीम के इतने रन थे, तो बार ग्राफ से दिखाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के इतने रन थे या पाकिस्तान के इतने रन थे, तो ये बार डायग्राम, ये क्वालिटेटिव दिखाते, ठीक है। पाई सेक्टर। क्वांटिटेटिव कैसे दिखाएंगे, तो हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम याद रखें, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व, लाइन चार्ट। तो हिस्टोग्राम के बारे में थोड़ा देख लीजिएगा आप, ठीक है। और इसमें पाई, पाई के बारे में थोड़ा देख लीजिएगा, हिस्टोग्राम के बारे में देख लीजिएगा, गूगल में जाके देख लें आप या अपनी बुक से। इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्वेश्चन आ सकता है इसमें, शायद मैंने PDF में नहीं डाला है। बाकी देख लेते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये याद रखें, तो गॉसियन कर्व होता है, ठीक है, तो नॉर्मल कर्व होता है ये, आप इसको देख लें। नॉर्मल कर्व, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसकी प्रॉपर्टीज याद रखें। इसकी प्रॉपर्टीज में बेल शेप्ड सिमेट्रिकल कर्व होता है, ठीक है, बेल शेप्ड है ना। इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यानी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक होता है। मीन मीडियन मोड जो होता है इक्वल होता है, कॉन्साइड करता है, ठीक है। बाकी
द नॉर्मल कर्व डज नॉट टच द बेस लाइन, तो बेस लाइन को टच नहीं करता है, जैसे यहाँ देखें इसमें तो टच कर रखा है, बेस लाइन को टच नहीं करता। सेंट्रल पार्ट इज कॉन्वेक्स, ठीक है। इन्फ्लेशन इन्फ्लेक्शन देयर इज कॉन्वेक्सिटी, तो ये याद रखें। ये याद रखें, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इन विच मीन जीरो SD1 इज कॉल्ड स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसको नॉर्मल स्टैंडर्ड कर्व कहते हैं। ये स्टैटिस्टिक्स की बात है, तो एक छोटा सा यही पॉइंट याद रखें। बाकी आपके इंपॉर्टेंट है जो टेस्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट, तो जैसे हमारी थीसिस बन गई उसके बाद टेस्ट भी लगाते हैं ना हम, कि हमारी थीसिस में कौन सा टेस्ट लगेगा, ठीक है। तो पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं, ठीक है। टू टेस्ट डिफरेंस, टू टेस्ट कोरिलेशन, तो दो चीजें होती हैं, या तो डिफरेंस दोनों में, जो दो आपने टॉपिक लिए हैं, दो जो सब सब्जेक्ट लिए हैं उसमें डिफरेंस को पता करना, या कोरिलेशन निकालना। तो पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक दो होते हैं। तो याद रखें डिफरेंस के लिए टी टेस्ट, एनोवा टेस्ट और जेड टेस्ट, ये पैरामीट्रिक है। तो नाम बहुत याद रखें, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इनमें से पैरामीट्रिक टेस्ट पहचानो, या इनमें से नॉन पैरामीट्रिक कौन सा है, ठीक है। पियर्सन कोरिलेशन, कोरिलेशन कॉफिशिएंट जो है पैरामेट्रिक है। नॉन पैरामेट्रिक में याद करें तो मैंस विटनी टेस्ट, विल्कोक्सन पेयर टेस्ट, कैंडलिस टेस्ट, काई स्क्वायर इंपॉर्टेंट है, काई स्क्वायर याद रखना आप, ठीक है। स्पेरमैन रैंक टेस्ट, ये कोरिलेशन के लिए होता है नॉन पैरामेट्रिक में, जबकि इसमें ये होता है, तो याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं। तो टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन नीडेड टू कंपेयर ऑब्जर्वेशन मेड ऑन टू और मोर ट्रीटमेंट ग्रुप, इसको टी एप्लीकेशन करते हैं। तो इसको आगे वाली PDF से देख लेते हैं, ये वाली। इसमें देखिए, पैरामेट्रिक में लिखा है पेयर्ड स्टूडेंट टी टेस्ट होता है, और एक अनपेयर्ड स्टूडेंट टी टेस्ट होता है। तो पेयर्ड स्टूडेंट टी टेस्ट में क्या होता है, कंपेयरिंग मीन्स, ठीक है, इन पेयर्ड डाटा। जैसे कि मीन सीरम एल्बुमिन लेवल है डेंगू पेशेंट का बिफोर ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट, ठीक है। तो कंपैरिजन कर रहे हैं पेयर्ड स्टूडेंट टी टेस्ट से, ठीक है। अनपेयर्ड में कैसे करेंगे, अनपेयर्ड में कंपैरिजन इन बिन टू डिफरेंट ग्रुप, अब दो डिफरेंट ग्रुप हो गए, उसमें सेम ग्रुप थे, डेंगू का था, WBC चेक करना था। इसमें क्या है, HB लेवल ऑफ एनीमिया, ठीक है, पेशेंट इतना है और हुकवॉर्म पेशेंट का इतना है। दो अलग अलग सब्जेक्ट हो गए, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप हो गए, हुकवॉर्म का और एनीमिया पेशेंट का, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें अनपेयर्ड स्टूडेंट टी टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। फिर एनोवा क्या होता है, एनोवा टेस्ट, एफ टेस्ट कहते हैं, एफ रेशियो, एफ टेस्ट ये नाम याद रखें, क्वेश्चन आ सकता है। कंपेयरिंग मीन्स प्लस SD इन मोर देन टू डिफरेंट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। तो किसमें मीन्स को जो है टू डिफरेंट ग्रुप ऑफ, जैसे कि मीन वेट ऑफ स्टूडेंट इन क्लास A इतना है, क्लास B के बच्चों का मीन जो एवरेज वेट है जो वो इतना है, ठीक है, क्लास C का इतना है। तो मोर देन टू, अगर वो डिफरेंट ग्रुप मोर देन टू, उसमें क्या था, दो था, इसमें मोर देन टू है, ठीक है। तो ये और याद रखें, जेड टेस्ट इन ए वेरिएंट स्टूडेंट टेस्ट विच इज यूज्ड व्हेन सैंपल साइज मोर देन 30 अगर सैंपल साइज है तो स्टूडेंट टी टेस्ट लगाएंगे। फिर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, काई स्क्वायर देख लें, इसमें कंपेयरिंग परसेंटेज, प्रोपोर्शन एंड फ्रैक्शन इन टू और मोर डिफरेंट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जैसे कि 3/4 ऑफ स्टूडेंट इन क्लास आर अंडर वेट, ठीक है, अनदर क्लास में 2/3 एनीमिक है। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, अब इसमें देखना है, तो काई स्क्वायर टेस्ट से आप इसमें चेक करेंगे, ठीक है। तो काई स्क्वायर के में याद रखिए नॉन पैरामेट्रिक है। टेस्ट सिग्निफिकेंस ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटेटिव याद रखें, हमने पहले भी अभी टेबल में देखा था, ठीक है, क्वालिटेटिव के लिए था। बाकी क्वेश्चन नहीं बनेगा, बाकी देख लेते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह होता है। कॉमनली यूज सॉफ्टवेयर देख लें, SPSS फुल फॉर्म याद रखें, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंसेस, टास्क यानी टैस कहते हैं, सॉरी साथ में बोल देता हूँ बार बार, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम, ठीक है। और आपका हो गया S+ SPAD, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। PSPP की भी फुल फॉर्म आप देख लेना, SPSS SAS, ये कॉमनली यूज सॉफ्टवेयर हैं जिनका यूज करते हैं किसमें, स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाने के लिए, ठीक है। तो ये एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है, ये आपके जब कंप्यूटर में होगा तभी आप स्टैटिस्टिकल, इसलिए स्टैटिस्टिशियन के पास ये चीजें होती हैं, ठीक है। तो याद रखें। बाकी एक एक टेबल देख लें, ये वाली, ये टेबल में देखिए आप, टाइप्स ऑफ ग्रुप पैरामीट्रिक है, नॉन कंपैरिजन ऑफ टू पेयर्ड ग्रुप करेंगे तो पेयर टी टेस्ट करेंगे, या ये करेंगे, ठीक है। कंपेयर्ड ऑफ टू अनपेयर्ड ग्रुप अनपेयर्ड टी टेस्ट, ठीक है। कंपेयर ऑफ 3 और मोर, तो इससे आपका जो शॉर्ट फॉर्म में आपको इस टेबल से याद हो जाएगा, इसलिए मैंने ये टेबल डाल दिया, आप यहाँ से देख सकते हैं।
और आई होप आप सभी को रिसर्च के बारे में जितने क्वेश्चन बनते हैं वो समझ आ गए होंगे, और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, और एक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, और एक समझ आई होगी। एक एक बार समझ आ जाती है तो आप गैस वर्क करके भी क्वेश्चन सही कर जाते हैं। ठीक है, तो यही कुल मिला के आपकी जो रिसर्च है, जो एमडी में भी पढ़ते हैं, पीएचडी में भी पढ़ते हैं, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं। बाकी इसमें जो मैंने छोड़ दिया वो मैथ्स है। मैथ्स लाइक मीन मीडियन मोड कैसे निकालें, प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो उनमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा भी तो आप पीछे के पहले के ज्ञान जो यानी 10th में आपने मैथ्स पढ़ी होगी उसके आधार पे कुछ ना कुछ आप लगा देंगे। इसलिए मैंने, क्योंकि आता ही नहीं है क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको पीडीएफ में नहीं रखा है। ठीक है, ना पढ़ाने की कोशिश की है। फिर भी आपका इंटरेस्ट है तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो कैसी लगी हो, लाइक और शेयर करना ना भूलें। काफी मेहनत से वीडियो बनाई जाती है, आप लाइक जरूर कर दिया करें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट भी कर दिया करें। तब तक के लिए जय हिंद,